नागेश ने जल्दी से अरण्या के पास जाकर उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। इसका तापमान गिर रहा है, कहीं इस पर भी जहर का असर तो नहीं हो गया। उसने जल्दी से आसपास से कुछ पत्ते तोड़े और उन्हें अपनी हथेलियों के बीच मसलकर उनका रस अरण्या को सुंघाया। तरकीब काम कर गई और अरण्या होश में आने लग गई। ये देखकर नागेश को भी चैन पड़ा, मगर उसे काफी चोटें आई थी और कहीं कहीं हाथ पैर से खून भी निकल रहा था। इस वजह से होश में आते ही वो दर्द से कराहने लगी। ये देखकर नागेश ने अपने पास मौजूद एक लाल शक्तिपुंज निकालकर उसके मुंह में डाल दिया। अरण्या को ऐसा लगा जैसे हवा का एक गोला उसके मुंह में से होते हुए उसके अंदर चला गया हो, और फिर अगले ही पल किसी चमत्कार की तरह उसका सारा दर्द गायब हो गया। वो एक झटके से उठकर बैठ गई और हैरानी से अपने हाथ पैरों को देखने लगी, जहाँ कुछ पलों पहले तक तो बड़े बड़े जख्म थे, लेकिन अब सब कुछ ऐसे साफ था जैसे उसे वो चोटें कभी आई ही नहीं थी। अब उसकी नजर नागेश पर पड़ी और उसने झट से उसके पैर पकड़ लिए। देवता, देवता आ गए! हे देव, आप मेरी जान बचाने के लिए धरती पर आए हैं। अरण्या की भी क्या गलती थी? नागेश का हुलिया ही कुछ ऐसा था जो उसने पूरे कानन वन में तो क्या, यहाँ के इतिहास में भी कभी किसी ने नहीं देखा होगा। नागेश शायद धरती से यहाँ आ रहा था। उसने सफेद रंग की शर्ट और बड़ी महंगी सी डिजाइनर सूट पहन रखी थी और आंखों पर सनग्लासेस भी चढ़ा रखे थे। इस लिहाज से वो नवाजो ही नहीं, पूरे गैलेक्सी का इकलौता ऐसा देवता होता जो सूट बूट में आसमान से टपका था। अरण्या ने अपनी पूरी जिंदगी में कोई आदमी नहीं देखा था, और अब पिछली रात के बाद से तो जैसे उसकी जिंदगी में सारे आदमी एक साथ ही अपनी उपस्थिति दर्ज कराने पर उतर आए थे। उसकी बात सुनकर नागेश की भवें सिकुड़ गई। वो उसे देवता समझ रही थी। सुनो बच्ची, मैं कोई देवता नहीं हूँ। अब तुम मुझे बताओगी कि आत्मशक्तिपुंज तुम्हारे पास कहाँ से आया? अरण्या ने उसे यूं देखा मानो नागेश का सवाल उसके सिर के ऊपर से निकल गया हो। नागेश का अंदाजा ठीक ही था। अरण्या को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। नागेश ने उसके गले में लटके सफेद शक्तिपुंज की तरफ इशारा किया। अच्छा, ये तो मुझे महारानी कनिका ने अभी कुछ ही दिन पहले दिया था। कानन वन में हर साल देवी पूजा का एक उत्सव मनाया जाता है। हालांकि इसमें उत्सव जैसा कुछ नहीं रहता, हम सब बस जंगल के बीच जाकर देवी की पूजा करते हैं। इस साल उत्सव के दौरान महारानी कनिका मुझे जंगल में लेकर गई थी। वहाँ उन्होंने मुझे देवी की समाधि के पास की जमीन से निकालकर ये चमकीला पत्थर दिया था। कहीं ये मुझसे खो ना जाए, इसलिए उन्होंने इसे इस हार में पिरोकर मुझे पहना दिया। मगर आप इसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? मगर नागेश को तो अब जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। कांपते हाथों से उसने उस सफेद शक्तिपुंज पर अपना हाथ रख दिया और उससे जिया के साथ बिताए सारे लम्हे अपने सामने किसी फिल्म की तरह चलते हुए नजर आने लगे। उसने झट से अपना हाथ हटा लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। इतने सालों से वो जिसे खोज रहा था, वो उसे मिली भी तो ऐसे। उसके लिए अब भी यकीन कर पाना मुश्किल था कि जिया अब उसे कभी नहीं मिल पाएगी। वो तो 16 साल पहले ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी और ये आत्मशक्तिपुंज उसी की निशानी थी। दरअसल नवाजों में किसी के मरने के बाद जब उसे मिट्टी में दफन किया जाता था तो 16 सालों बाद उसके अवशेष इस सफेद शक्तिपुंज में बदल जाते थे। कुछ लोग इसे ऐसे ही रहने देते थे, जबकि कुछ लोग इसे अपने पूर्वजों की निशानी समझकर इसे अपने साथ रखना पसंद करते थे। इस तरह मरने के बाद भी वो उनको अपने पास महसूस कर पाते थे। एक दूसरे के जीवन साथी होने की वजह से जिया और नागेश की आत्मा आपस में जुड़ी हुई थी। इस वजह से जब कपी राजा की शक्तियां उस आत्मशक्तिपुंज से टकराईं तो नागेश खुद ब खुद यहाँ खींचा चला आया था। उसे लगा था शायद जिया किसी मुसीबत में होगी, मगर उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि वो उसे हमेशा के लिए छोड़कर ही चली गई होगी। और ये लड़की जो उसके सामने थी, उसे देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि उसे इस बारे में कुछ भी पता हो सकता है। ये भी उसकी समझ से परे था कि महारानी कनिका ने वो आत्मशक्तिपुंज इस लड़की को क्यों दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि ये लड़की... हे सर्पदेव, आपने जैसे मुझे ठीक किया वैसे ही इस पक्षी को भी ठीक कर दीजिए ना। वैसे तो ये बहुत चिड़चिड़ा है, मगर दिल का अच्छा है। ये मुझे इस कानन वन से बाहर लेकर जाने ही वाला था कि उस राक्षस ने इसे भी घायल कर दिया। आप इसे ठीक कर देंगे ना? अरण्या ने उसकी शर्ट की बाह पकड़कर खींचते हुए मनुहार की। नागेश अब अपने ख्यालों से बाहर आया। उसने अब अभिराज के ऊपर नजर डाली। ये तुम्हें कानन वन की सीमा से बाहर ले जा रहा था? अरण्या ने जल्दी से हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। फिर तो इसका बेहोश रहना ही सही है, कहते हुए नागेश लापरवाही से उठकर खड़ा हो गया। अरे, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? जैसे आपने मेरी जान बचाई
वैसे ही आप इसकी भी जान बचा सकते हैं। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं बाहर कैसे जाऊंगी? ये मुझे नवाजो, आकाशा और धरती भी दिखाने ले जाने वाला था। अरण्या ने मायूस होते हुए कहा। अच्छा? नागेश ने बेहोश पड़े अभिराज को घूरते हुए कहा और फिर अरण्या की तरफ पलटा। देखो बच्ची, मेरा नाम अरण्या है। हाँ, जो भी हो अरण्या, मेरे पास एक ही शक्तिपुंज था और वो मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हें दे दिया। अब मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। मगर आप तो देवता है ना, आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप चाहे तो मुझसे अपना शक्तिपुंज वापस ले लीजिए, मैं उसके बिना भी ठीक हो जाऊंगी। मगर ये पक्षी, ये बेचारा बहुत बूढ़ा और कमजोर है। अगर इसे जल्दी नहीं बचाया गया तो ये मर भी सकता है। अरण्या ने अपनी आंखों में नकली आंसू भरते हुए नागेश की तरफ देखा। शायद इसी से उसका दिल पिघल जाए। देखो बच्ची, एक बार शक्तिपुंज का इस्तेमाल हो जाने के बाद उसे वापस लेना संभव नहीं है। वो तुम्हारे अंदर समा गया है। और मैंने तुम्हें बताया ना, मैं कोई देवता नहीं हूँ। मेरा नाम नागेश है। नागदेव? ठीक है, मैं आपको इसी नाम से बुलाऊंगी। कोई तो तरीका होगा ना जिससे ये पक्षी ठीक हो जाए। कानन वन के लोगों से ज्यादा जड़ी बूटियों का ज्ञान पूरे नवाजों में और किसी को नहीं है। फिर भी ये सवाल तुम मुझसे पूछ रही हो। वो मैंने कभी ध्यान से पढ़ाई नहीं की ना, इसलिए मुझे इस बारे में ज्यादा पता नहीं है। अरण्या ने अब शर्माते हुए जवाब दिया। नागेश ने अब परेशानी से अपना सिर हिलाया। कानन वन की सबसे असरदार दवाई यहाँ का सप्तांश काढ़ा है। उसे पीते ही ये ठीक हो जाएगा। इतना कहकर नागेश वहां से जाने को हुआ तो अरण्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे नागदेव, आप जा रहे हैं? अगर मुझे फिर से आपकी जरूरत पड़ी तो मैं आपको कैसे बुलाऊंगी? नागेश ने एक पल के लिए कुछ सोचा और फिर अपनी जेब में हाथ डालकर एक छोटी सी बीन बाहर निकाली। इसे रख लो, जब भी मेरी जरूरत हो इसे बजाने पर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। इतना कहकर नागेश ने उसे बीन बजाकर दिखाया। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी चीज है, मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगी। अरण्या ने खुश होते हुए वो बीन ले ली। नागेश के चेहरे पर यह देखकर मुस्कुराहट आ गई। उसने प्यार से एक बार अरण्या के सिर पर हाथ फेरा और फिर जैसे यहाँ आया था वैसे ही यहाँ से बाहर भी निकल गया। फिर आगे क्या हुआ? क्या सप्तांश काढ़ा अभिराज की जान बचा पाएगा? क्या अभिराज अरण्या को कानन वन से बाहर ले जा पाएगा? जानने के लिए जरूर सुनिए द फ्लावर प्रिंसेस का अगला भाग।